कभी सोचा है कि कागज का एक पन्ना एक खेत कैसे हो सकता है और उस पर शब्दों की फसल कैसे उग सकती है? सुनने में पहेली लगती है ना? पर यह कोई पहेली नहीं, ये तो महान गुजराती कवि उमाशंकर जोशी की कविता का जादू है। आज हम उन्हीं की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा नन्हा सा विचार एक अमर रचना में बदल जाता है। तो हाँ, सवाल यही है, आखिर कागज का एक पन्ना खेत हो कैसे सकता है? यही वो कमाल का सवाल है जो उमाशंकर जोशी अपनी कविता में उठाते हैं। और पता है इसका जवाब? इसका जवाब क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को खोल देता है। उनकी एक बेहद खूबसूरत कविता है छोटा मेरा खेत, और इसी में छिपा है सारा राज। इसमें उन्होंने एक ऐसी तुलना की है जो बस दिल छू लेती है। वो कहते हैं कि एक कवि, एक पोएट असल में एक किसान ही तो है। बस फर्क इतना सा है कि उसका खेत मिट्टी का नहीं, कागज का है, और बीज हैं शब्द। कविता की पहली लाइनें ही देखिए, कितनी सीधी सादी हैं, पर कितनी गहरी बात कहती हैं। वो कहते हैं, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। मतलब मेरा ये छोटा सा चौकोर सा खेत और कुछ नहीं, बस कागज का एक पन्ना है। बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। ये अब सिर्फ एक पन्ना नहीं रहा, ये तो संभावनाओं का, पॉसिबिलिटीज का एक पूरा मैदान बन गया है। तो सवाल उठता है कि अगर कागज खेत है तो फिर किसान कौन है? जाहिर सी बात है, खुद कवि उमाशंकर जोशी। वही तो हैं वो किसान जो अपने शब्दों और अपनी कल्पना के हल से इस कागज के खेत पर कविता की एक लहलहाती हुई फसल उगाते हैं। तो चलिए जरा इन शब्दों के किसान को और करीब से जानते हैं। कौन थे उमाशंकर जोशी? उनका जन्म 1911 में गुजरात में हुआ और वो 20वीं सदी के गुजराती साहित्य के, आप कह सकते हैं, सबसे बड़े नामों में से एक थे। वो सिर्फ कवि नहीं थे, एक बेहतरीन आलोचक और निबंधकार भी थे। उन्होंने विश्व शांति जैसी अपनी यादगार कविताएं तो लिखी ही, साथ ही कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान ग्रंथों का अनुवाद भी किया। 1988 में वो इस दुनिया से चले गए, पर उन्होंने जो फसल उगाई थी ना, वो आज भी हमारे दिलों में लहलहा रही है। चलिए तो अब वापस चलते हैं उस कागज के खेत में। अब देखते हैं कि ये जो शब्दों का किसान है वो आखिर अपनी फसल उगाता कैसे है, क्या है प्रोसेस। मजे की बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में ही एक कविता है। हाँ बिल्कुल, छोटा मेरा खेत असल में सिर्फ एक कविता नहीं है। ये तो क्रिएटिविटी पर, कुछ नया बनाने की कला पर एक पूरी की पूरी मास्टर क्लास है। ये हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कि कैसे कैसे एक पल में आया एक छोटा सा आइडिया हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो इस खेती के 4 बहुत ही खूबसूरत स्टेप्स हैं। सबसे पहला, बीज बोना। ये तब होता है जब भावनाओं का कोई तूफान, जिसे कवि ने अंधड़ कहा है, आता है और मन में अचानक एक विचार का बीज बो डालता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, अंकुर फूटना। जब इमेजिनेशन यानी कल्पना के रसायन उस बीज को गला देते हैं और उसमें से शब्दों की नन्ही नन्ही कोंपलें फूटने लगती हैं। तीसरा स्टेप है फल लगना। जब वो कविता पूरी तरह से खिल उठती है, उस पर शब्द और भाव के फूल पत्ते लग जाते हैं, वो अपना पूरा रूप ले लेती है। और फिर आता है चौथा और सबसे कमाल का स्टेप, अनंत कटाई। मतलब एक ऐसी फसल तैयार हो गई है जिसका आनंद कभी कभी खत्म ही नहीं होता। और इसी आखिरी स्टेप को इन पंक्तियों में देखिए, क्या कमाल तरीके से कहा है। रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। सोचिए जरा, बीज बोया तो बस एक पल में, क्षण भर में, पर उसकी कटाई वो अनंत काल तक होती है, हमेशा हमेशा के लिए। ये एक ऐसा रस है जिसे जितना भी लुटाओ, जितना भी बांटो, वो जरा सा भी कम नहीं होता। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, अगर पहली कविता छोटा मेरा खेत हमें आर्ट बनाने का पूरा प्रोसेस सिखाती है, एक गाइड की तरह, तो जोशी जी की ही एक और कविता बगुलों के पंख हमें उस प्रोसेस के सबसे पहले कदम का, यानी उस प्रेरणा के मोमेंट का एक जीता जागता उदाहरण देती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे वो हमें दिखा रहे हों कि देखो, वो बीज ऐसे बोया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं जोशी जी की दूसरी कविता बगुलों के पंख की दुनिया में और देखते हैं कि प्रेरणा का वो पहला अंधड़, वो पहला तूफान असल में दिखता कैसा है। जरा आंखों के सामने ये सीन लाइए। आसमान में एक लाइन से पांति में बंधे हुए बगुलों के पंख उड़ रहे हैं। कभी कहते हैं कि ये नज़ारा इतना हिप्नोटाइजिंग है, इतना सम्मोहक है कि चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। ऐसा लगता है जैसे वो उनकी आंखें ही चुरा कर ले जा रहा हो। वो बस एक टक उसे देखते ही रह जाते हैं। और सोचिए, इस सीन को इतना जादुई बना क्या रहा है?
कई चीजें एक साथ हो रही हैं। पीछे काले बादलों का कैनवस है, उस पर सफेद बगलों की तैरती हुई एक लाइन। वक्त है ढलती हुई शाम का, और वो सब एक साथ एक ताल में उड़ रहे हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बना रहे हैं जो बस किसी का भी मन मोह ले। ये अनुभव इतना पावरफुल है, इतना इंटेंस है कि कवि को लगता है जैसे उनकी नज़र सच में चोरी हो गई है। और आंखें चुराना मुहावरे का इस्तेमाल यहाँ कितना सटीक है। ये दिखाता है कि कवि उस दृश्य के जादू में पूरी तरह बन चुके हैं। और दोस्तों, यही है वो क्षण, यही है वो भावनाओं का अंधड़ जो एक नई कविता का बीज बो रहा है। कवि को महसूस हो रहा है कि ये नज़ारा हौले हौले, धीरे धीरे उन्हें अपने जादू में जकड़ता जा रहा है। और तभी उनके अंदर से एक आवाज निकलती है, एक गुहार। उसे कोई तनिक रोक रखो, कोई तो इस पल को रोक लो। वो चाहते हैं कि ये ब्यूटीफुल मोमेंट बस यहीं थम जाए। और बस यही इच्छा, इस एक पल को हमेशा के लिए कैद कर लेने की जो ये चाहत है ना, वही तो कविता को जन्म देती है। तो अब इन दोनों कविताओं को एक साथ रखकर देखिए। एक तरफ है प्रेरणा का वो एक फ्लीटिंग मोमेंट, और दूसरी तरफ है उससे हमेशा के लिए सहेज लेने का पूरा प्रोसेस। जब ये दोनों मिलते हैं तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है अक्षय रस का पात्र। ये अक्षय पात्र क्या है? ये एक ऐसा जादुई बर्तन है जो कभी खाली नहीं होता। उसमें से आप जितना मर्जी निकालते रहो, वो हमेशा भरा रहता है। और आर्ट के मामले में, कला के संदर्भ में, ये वही कभी न खत्म होने वाला आनंद है जो एक अच्छी रचना से मिलता है। एक ऐसी खुशी जो बांटने से कम नहीं होती, बल्कि और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो हुआ क्या? बगुलों के पंखों का वो एक पल का क्षणभंगुर जादू, जब उसे कागज के खेत में एक कविता के रूप में उगाया गया, तो वो हम सबके लिए आनंद का एक हमेशा रहने वाला स्रोत बन गया। देखा, एक पल की सुंदरता कला के जरिए हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूं, वो कौन सी कला है? कोई गाना हो, कोई फिल्म, कोई पेंटिंग, या फिर कोई कविता जिसका रस, जिसका आनंद कभी खत्म नहीं होता? वो कौन सी रचना है जो एक अक्षय पात्र की तरह हमेशा मन को खुशी से लबालब भर देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।